अभी हम लोग देख रहे हैं, आज का टॉपिक है पी एन जंक्शन। पी एन जंक्शन के लिए पिछले टर्म पे जहां तक आप लोगों ने देखा था कि दो तरह के आपने सेमीकंडक्टर बनाए, एक का नाम था पी टाइप और दूसरे का नाम था एन टाइप। पी टाइप क्या पॉजिटिव चार्ज होता था? नहीं, मीन्स न्यूट्रल होता था। और एन टाइप वो भी न्यूट्रल होता था। तो फिर पी टाइप वहां ऐसा हमें लगता था कि कुछ होल्स हैं, उसका नेचर पॉजिटिव जैसा है, इसलिए हमने उसके नाम पी टाइप रख दिए। और जो इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करने में हमें हेल्प कर रहा है, 0 केल्विन पे भी वो एग्जिस्ट करेगा, ऐसा हम मानते हैं, क्योंकि इम्प्योर है। अब एन टाइप में क्या था? एक्स्ट्रा एलिमेंट अवेलेबल है, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक, आज उन्हें इकट्ठा कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, ये है पी साइड और ये है एन साइड। पी साइड की खासियत क्या थी कि यहां पर पी साइड में होल्स अवेलेबल थे, और एन साइड में क्या खासियत है? तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। यहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल। अच्छा, ये बताओ एक बार मुझे, अभी तो दोनों न्यूट्रल हैं। यदि दोनों न्यूट्रल हैं तो जब हम इन्हें इकट्ठा करते हैं, पी साइड और एन साइड को, तो कनेक्ट होने पर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन होल्स में अपने लिए एक जगह देखेंगे। और यदि ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आके इन होल्स में बैठ गए, मान लेते हैं एक जैसा था इंप्योरिटी लेवल, तो ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन यदि होल में बैठ गए तो फिर तो ये अपना प्योर सेमीकंडक्टर जैसा बिहेवियर शो करने लगे। तो हमारा ये पी बनाना और एन बनाना ये सारे बेकार हो गया मेहनत। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। इनको आप डे टू डे लाइफ के एक बेसिक आइडिया से सोचिए कि एक जगह बहुत से चेयर्स रखे हुए हैं और दूसरी तरफ काफी लोग खड़े हैं, और उन्हें मौका मिलता है चेयर पे बैठने का। तो मान लो उस भीड़ में आप जो, तो आप क्या करो, अच्छे बच्चे की तरह सबसे पीछे जाके चेयर पे बैठोगे कि सामने जो चेयर मिलेगा, भीड़ है, बाद में चेयर मिले ना मिले, तो कहाँ बैठेंगे? जो सामने चेयर आया उस पर बैठ गए। चलो, चूंकि एक रो आपने बना दिया चेयर पे बैठने वालों, तो दूसरे जो व्यक्ति थे वो आपके अगल बगल से, भाई थोड़ा सा जगह, वो भी आके बैठ गए। मान लो 2 और 3 रो भर गए, तो अब जो लोग आएंगे उनको ये सारे मिलके कहेंगे, भाई जगह वगैरह नहीं है, जाओ जाओ। क्यों? क्योंकि यहां ये इलेक्ट्रॉन ऐसे यहां आ गया और इस होल में जैसे ही पहुंचा, तो होल में पहुंचने से ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या देखेंगे कि ये एक इलेक्ट्रॉन के यहां आने पर मटेरियल पी साइड में यहां पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया और यहां नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। ऐसा क्यों हुआ सर? जब तक ये एन साइड में था तब तक ना न्यूट्रल, और जब इधर एन साइड से ये फ्री इलेक्ट्रॉन पी साइड में चला आया, तो पी साइड में क्या एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा नहीं आ गया? पी साइड में जो टोटल एटम जो अभी न्यूट्रल बिहेव कर रहा था, होल मतलब कि होल कोई चार्ज तो है नहीं, होल खत्म हो गया, लेकिन वहां कोई चार्ज तो है नहीं, एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ गया। तो ये इलेक्ट्रॉन के आने पे लेफ्ट साइड निगेटिव और राइट साइड पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। ये अगला जो इलेक्ट्रॉन आया उसके कारण भी हो गया, फिर जो आया उसके कारण भी, और इस तरह से यहां हमने क्या देखा, एक रीजन बन गया, डिप्लीशन रीजन इसे कहते हैं, जो अब अगले इलेक्ट्रॉन को आने से रोकेगा। सर एक ही रो बनेंगे, इसके लिए क्या आप गारंटी दे रहे हो? नहीं, हो सकता है कि एक और रो बन जाए। होते होते यहां क्या होने वाला है कि एक रीजन बना, जिस रीजन की क्या खासियत है कि जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद हो गया। क्यों? क्योंकि उसका बिहेवियर कैपेसिटर जैसा फील करो ना, एक तरफ नेगेटिव चार्ज, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, ये बीच में यहां से जो आप देख रहे थे डिप्लीशन रीजन बन गया और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करने लगा। कहां से कहां तक?
तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर देखते हैं, कैपेसिटर के प्लेट के बीच। यहाँ कैपेसिटर है नहीं, लेकिन वैसा फील लाओ, ये निगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव 1 कूलम रख दो, प्लस वाला धकेलेगा, जिधर वो जा रहा होता है वो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो क्या यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनते दिख गया? अच्छा ये बताना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या यहां भी मौजूद दिख रहा है? नहीं। क्या यहां भी मौजूद दिख रहा है? नहीं। तो यहां से यहां तक पी साइड में अब उस डिप्लीशन रीजन के बाहर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, एन साइड में भी डिप्लीशन रीजन के बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड है कहां? केवल ये डिप्लीशन रीजन में। अच्छा ये अब ध्यान से सोचो और आप जवाब दो कि यदि हम बात करते हैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, तो हायर पोटेंशियल पे कौन है और लोअर पोटेंशियल पे कौन? हायर पोटेंशियल पे पी साइड होगा या एन साइड होगा? क्यों लग रहा है एन साइड हायर? तो आप याद करो पोटेंशियल को कैसे डिसाइड करते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में टेल की तरफ हायर पोटेंशियल, हेड की तरफ लोअर पोटेंशियल। तो यहां पर ये हायर पोटेंशियल एन साइड में मिलेगा और बी साइड को कहेंगे कि लोअर पोटेंशियल पे है। इसका मतलब देखिए ध्यान से कि यहां एक क्रिएट हो गया है, यहां एक क्रिएट हो गया है पोटेंशियल का दीवार, पोटेंशियल का डिफरेंस। और ध्यान दीजिए यदि मैं इसका ग्राफ बनाता हूं तो ये यहां से शुरू होकर यहां तक आए, यहां तक आइए, ये मैंने नीचे एक्सटेंड कर दिया जिससे आपको ग्राफ बनाने में आसानी हो। ये यहां जब तक आप डिप्लीशन रीजन के बाहर हैं तब तक तो जीरो पोटेंशियल यदि मैं मान लेता हूं, कुछ भी तो मानूंगा। उसके बाद क्या होगा, ये बदलने लगेगा, बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट। तो स्लोप ऑफ Vx ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। याद करिए E क्या होता था, माइनस dV बाई dx। E कांस्टेंट, E कांस्टेंट, तो स्लोप ये जो होता था ये भी क्या हो जाता था, कांस्टेंट। स्लोप कांस्टेंट, यदि कांस्टेंट स्लोप क्या, स्लोप लिखते थे dV बाई dx। dV बाई dx जो था ये था स्लोप, स्लोप कांस्टेंट। तो यहां ग्राफ कैसा बना, स्ट्रेट लाइन, स्लोप कांस्टेंट। और इसके आगे देखिए, इसके आगे फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो स्लोप जीरो। तो डिप्लीशन रीजन के बाहर स्लोप जीरो वाला स्ट्रेट लाइन, डिप्लीशन रीजन में स्लोप है और डिप्लीशन रीजन के दोनों तरफ। अब ये हमसे कोई पूछेगा पी साइड, तो पी साइड क्या कह देंगे, पी साइड एट लोअर पोटेंशियल, पी साइड एट लोअर पोटेंशियल देन एन साइड, देन एन साइड। और एन साइड के बारे में क्या कह लेंगे, एन साइड के बारे में क्या कह लेंगे, एन साइड एट हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल देन पी साइड। और ये जो पोटेंशियल का बदलाव दिखेगा वो कहां, तो केवल डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन के चाहे लेफ्ट साइड में आप रहते हैं तो भी कांस्टेंट, और डिप्लीशन रीजन के राइट साइड में रहते हैं तो भी कांस्टेंट, क्योंकि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है वहां पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, क्योंकि पोटेंशियल के चेंज का रेट ही इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। dV बाई dx पोटेंशियल का पोजीशन के रिस्पेक्ट में यदि चेंज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां है। जैसे शेल थ्योरम में सेल के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहते हैं, जीरो। क्यों, पोटेंशियल क्या कहते हैं, कांस्टेंट, सेंटर से सरफेस तक एक जैसा। तो ये ध्यान रखिए कि जो P और N को इकट्ठा करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि सारे फ्री इलेक्ट्रॉन सारे होल को खत्म करके वो पुराने वाले एक्सट्रिंसिक जो था अब इंट्रिंसिक में बदल गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहां डिप्लीशन रीजन बन जाएगा, वहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, और जिसके कारण लेफ्ट साइड ये लोअर पोटेंशियल, पी साइड अभी लोअर पोटेंशियल और एन साइड हायर पोटेंशियल पे दिखने लगा। और पोटेंशियल का चेंज कहां पर हुआ है, तो वो ये डिप्लीशन रीजन में चेंज हुआ। अब ध्यान से देखो, क्या यहां पोटेंशियल के चेंज के कारण आप कह सकते हो
कि एक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ मौजूद है। पोटेंशियल डिफरेंस, कितना बड़ा डिफरेंस मौजूद है लेफ्ट और राइट के बीच। तो ये जो ब्लू कलर का लाइन बनाया है, क्या ये देख रहे हैं कि यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होगा डेल्टा वी पी और एन साइड में। और ये जो डेल्टा वी है इसके लिए एक नाम रख देते हैं, पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर का क्या सीन है, ध्यान से सोचो। बैरियर वर्ड क्या कहां यूज करते, आप सोचो, यदि आप अपना घर बनाते हो तो वहां एक बाउंड्री वॉल बनाते, बैरियर, कि अनवांटेड कोई भीतर ना आए। इसी तरह यहां इसे बैरियर कह रहे हैं। आखिर ये बैरियर रोक किसको रहा, तो देखो ना, जो एन साइड के बाकी इलेक्ट्रॉन है वो यदि आना चाहेंगे इधर, तो ये सामने वाला इलेक्ट्रॉन उसे रोक रहा है ना। तो यहाँ क्या बन गया है, बैरियर। तो यहाँ बैरियर क्या, दीवार ईंट से बना हुआ बैरियर है, नहीं। किसका बैरियर, पोटेंशियल का। इसलिए क्या नाम रखा है हमने, पोटेंशियल बैरियर। अच्छा, ये होल यदि जाना चाहेगा इधर तो जा पाएगा नहीं, तो हम ये कहते हैं कि उसके लिए ये प्लस जो है उसे रोक रहा है। मतलब यहाँ जो बना है इसके लिए एक नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर। और अब हमारे पास ये पीएन जंक्शन है जिसमें पी साइड जो है वो लोअर पोटेंशियल पे कहलाएगा, एन साइड हायर। होता क्या है, जब क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों से कि पी साइड और एन साइड में बताओ हायर कौन लोअर कौन, तो उसमें एक परेशानी आती है। बच्चों के मन में विचार आता है कि पी पॉजिटिव होगा हायर पोटेंशियल, एन निगेटिव होगा लोअर पोटेंशियल। यहाँ उल्टा, एन ये जो था ना, एन और पी दोनों न्यूट्रल थे, दोनों जीरो पोटेंशियल पे थे। लेकिन जब ये पीएन जंक्शन बना तो एन साइड के कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन जब पी साइड में गए तो पी साइड निगेटिवली चार्ज हो जाने के कारण वो लोअर पोटेंशियल पे पहुंच गया, और एन साइड पॉजिटिवली चार्ज हो जाने के कारण हायर पोटेंशियल पे पहुंच गया। और बीच में एक डिप्लीशन रीजन बना जहां आप देख रहे हो पोटेंशियल डिफरेंस। कोई कंफ्यूजन इसमें? अब यहाँ पर बैरियर है, तो बैरियर सोचो ना, आप अपने घर के दीवार 3 फीट ऊंचाई का सोच सकते हो बना दो, या 6 फीट ऊंचाई का, या हो सकता है 12 फीट ऊंचाई का बनवाऊंगा। अरे कोई जेल बनवा रहे हो क्या, 12, 14, 20 फीट बना रहे हो दीवार, मतलब 6 फीट 8 फीट ठीक है यार, अब बाहर दिखे भी तो सही, ऐसा भी ना हो कि खुद ही संभावनाएं क्या है, ये बढ़ सकता है इसकी हाइट और कम भी हो सकता है, इसके बारे में सोचा जा सकता है। ये डिप्लीशन रीजन, ये बड़ा भी हो सकता है, ये छोटा भी हो सकता है। अब ध्यान से सोचना, थोड़ा अंदाजा लेना और खुद से एनालाइज करो। यदि डोपिंग लेवल हाई हो, सोचो पी साइड में खूब ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स और एन साइड में कम होल्स हैं। डोपिंग लेवल मतलब इंप्योरिटी एक तरफ एन में खूब ज्यादा कर दिया है, पेंटावैलेंट वाला, और पी बनाते वक्त जो वहां ट्राइवैलेंट डोप किया उसकी इंप्योरिटी लेवल, उसके जो नंबर्स थे, उसकी जो डेंसिटी थी वो कम है। तो ऐसे केस में जब डिप्लीशन रीजन बनेगा तो क्या दोनों तरफ बराबर जाएगा, दोनों तरफ बराबर डिस्टेंस तक ये डिप्लीशन रीजन फैला होगा? क्या एक्सपेक्ट करते हो, किधर डिप्लीशन रीजन ज्यादा दूर तक गया हो, जिधर ज्यादा डोपिंग लेवल है उधर, या जिधर कम डोपिंग था उधर? हाँ, तो इसको इस तरह से सोचिए, यहां से एक लाइन हटे होंगे, यदि एन साइड में ज्यादा डोपिंग था, एक लाइन में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे, तो वो दूसरी तरफ जब गया होगा कम डोपिंग वाले में, तो बहुत दूर तक चला गया होगा फिलअप करने के लिए। तो ऐसे केस में डिप्लीशन रीजन जिधर कम डोपिंग हुआ होता है उधर ज्यादा दूर तक फैल जाता है, और जिधर डोपिंग लेवल हाई है उधर कम दूरी तक रहेगा, एकदम बराबर दोनों तरफ फैला होगा पीएन जंक्शन के, ऐसा नहीं है। पॉइंट क्लियर? अब इनमें क्वेश्चन बन जाता है यार, तो सब लिख नहीं सकते। अब फील करो, यदि एन साइड में और पी साइड में हमने देखा कि पी साइड का डोपिंग लेवल हाई है, होल्स के नंबर की डेंसिटी ज्यादा है रिलेटिव टू एन साइड में फ्री इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी से, तो हम क्या कहेंगे, अब जो पीएन जंक्शन बनेगा इनसे, उनमें किधर ज्यादा दूर तक चला गया होगा डिप्लीशन रीजन, तो एन साइड में कम डोपिंग है, एन साइड में ज्यादा दूर तक चला गया होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है?
अच्छा सोचो, यदि हम लोग बात करते हैं अब ये पीएन जंक्शन बन गया, यहां बैरियर का मीनिंग दिखने लगा हम लोगों को। बैरियर मीन्स रोकने का काम करने वाला। ये पीएन जंक्शन बनने के बाद कहानी शुरू होती है कि इस जंक्शन का हम करेंगे क्या। हमने इतनी मेहनत से पी बनाया, एन बनाया, ये सोच के कि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन थोड़ा बढ़ा लेते हैं, होल्स बढ़ा लेते हैं, जिससे ये गुड कंडक्टर बिहेवियर इसमें बढ़ जाएगा। लेकिन हमें यदि गुड कंडक्टर ही बनाना होता तो क्यों इतनी मेहनत करते। गुड कंडक्टर अवेलेबल है सारे, मेटल, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, हम क्यों जाए पीएन जंक्शन बनाने या पी और एन अलग अलग क्रिएट कर। इस पॉइंट पर चलने के क्रम में एक एक्स्ट्रा यहां ऐड कर रहा हूं, डायग्राम हटा के। ये डायग्राम बना लिया है सबने अपने कॉपी पे। आप अब देखो, ये जो पीएन जंक्शन आपने बनाया, इसको बैटरी से कनेक्ट करने की सोचते हैं। उससे पहले करंट के बारे में सोचते हैं। ये देखो, पीएन जंक्शन जो बनाया था उसे ही मैं फिर से दिखा रहा हूं। आपने ये मान लिया कि डिप्लीशन रीजन बन गया, ये पी साइड था, ये एन साइड था, यहाँ डिप्लीशन रीजन बन गया, और हमने देखा इधर होल्स पी साइड में डोमिनेट करता और इधर इलेक्ट्रॉन डोमिनेट करता। सर आपने वर्ड यूज किया इलेक्ट्रॉन डोमिनेट करता, हाँ एक्सप्लेन करता हूं, आपको 2 मिनट। अब मुझे ये बता दो कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाने की इच्छा नहीं रखेंगे। आप कह रहे हो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, और फ्री इलेक्ट्रॉन है तो भागदौड़ करेंगे, भागदौड़ करेंगे तो कोलिजन होगा। और अरे बालक कुछ खास काम में लगे हो, सुनो सामने। यदि इलेक्ट्रॉन आपस में टक्कर होगा तो जैसे गैस के मॉलिक्यूलों का टक्कर होता है तो कुछ के स्पीड बढ़ जाते हैं, कुछ के स्पीड कम हो जाते हैं। तो कुछ की काइनेटिक एनर्जी यदि इतनी ज्यादा है कि वो इस बैरियर को क्रॉस कर सके, तो उस बैरियर के क्रॉस करते ही एक करंट यहां दिखा या नहीं दिखा। अब यहां ध्यान से देख, इधर से इधर आया यदि ये इलेक्ट्रॉन, तो इसके कारण, ये जो कारण इसके इधर आने के कारण यहां एक करंट दिखेगा हमें, जिस करंट का क्या नाम रखेंगे, जिस करंट का नाम रखते हैं आई डिफ्यूजन। सर ये डिफ्यूजन वर्ड क्या है। आप एक 5,000 रुपए का कोई सेंट का बोतल परचेज करके और मुझे दिखा रहे हो कि सर ये बड़ी अच्छी सेंट मिला, तो दिखा रहे हो कि आप बोतल नाक में डाल के दिखाओगे। आप बोतल ओपन करो, यदि फ्रेग्रेंस मैंने फील किया इसका मतलब 5,000 रुपये का है, और आप बोतल लेके नाक के पास डाल रहे हो, सर देखो सोचो बहुत अच्छा। अरे काहे का अच्छा, जब मुझे पता ही नहीं चल रहा है कौन सा फ्रेग्रेंस, तो बेकार। तो अब सोचो आखिर ये डिफ्यूजन वर्ड क्या बता रहा है। आप सेंट के बोतल को ऑन करते हैं, ओपन करते हैं, बोतल में जो मॉलिक्यूल्स हैं वहां उनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, और आप जहां पर है रूम में वहां उनकी डेंसिटी कम है। तो ये मॉलिक्यूलों की एक नेचुरल टेंडेंसी होता है कि यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करें, और वो मॉलिक्यूल निकल करके बोतल से जहां उनका डेंसिटी कम है उस तरफ जाएगा, और इस इवेंट के लिए हम नाम यूज करते हैं डिफ्यूजन। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या दिख रही है, ज्यादा, और इधर क्या दिख रही है, कम। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में आने के इवेंट के लिए कौन सा टर्म अप्रोप्रिएट रहेगा, डिफ्यूजन। तो करंट के लिए कौन सा नाम रखना ठीक रहेगा, डिफ्यूजन। तो ये आई डिफ्यूजन है। अब डिफ्यूजन करंट से जान पहचान हुई आप लोगों की। डिफ्यूजन का मीनिंग क्लियर है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जब मॉलिक्यूलों का मूवमेंट कहीं दिखता है, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस चैप्टर में हम लोग ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पढ़ते हैं, और वहां क्या कहा जाता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। ठीक, अब स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास, तो ये आर इज प्रोपोर्शनल टू n बाय अंडर रूट m, ये हम लोग ये पढ़ते हैं ग्राहम्स लॉ। अब यहां वो सब नहीं सोच रहा, यहां केवल ये टर्म मैंने आपको बताया कि डिफ्यूजन क्यों यूज किया हमने,
इसका नाम है डिफ्यूजन। आई डिफ्यूजन हो गया हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना। अब बारी आई कि मैंने आपको कहा कि ये तो बैरियर बन गया है सर, बैरियर क्यों कैसे जाएगा फांद के? अरे आप कितनी भी ऊंची दीवार बनवा लो, फिर भी कुछ लोग तो चले ही आते हैं कभी कभार घर सफाई करने के लिए, तो वहां बैरियर से ज्यादा उनकी नीड है, वो उस नीड के कारण बैरियर जंप कर जाते हैं। तो अब आप यहाँ समझो कि यहाँ बैरियर तो था, कोलिजन के कारण कुछ इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा हो गई कि वो बैरियर जंप करके दूसरी तरफ चले आए। अब ये इससे करंट बना, इसका नाम रखा डिफ्यूजन करंट। ये इवेंट केवल इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं, ये इवेंट आप होल्स के लिए भी सोच सकते हैं। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आना, उसके कारण जो करंट बनेगा उसका डायरेक्शन किधर होगा? होल्स खुद पॉजिटिव जैसा बिहेव कर रहा है ना, तो वो यही डायरेक्शन होगा। तो डिफ्यूजन करंट चाहे होल के मूवमेंट से सोचो या फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से, जो दोनों के करंट का डायरेक्शन एक जैसा होने के कारण दोनों के लिए बस मिलजुल कर वो यही नाम बनेगा, आई डिफ्यूजन। डायरेक्शन भी यही रहेगा, आई डिफ्यूजन। अब आपसे इतने पूछ के नंबर दे देगा, आई डिफ्यूजन का डायरेक्शन किधर से किधर होता है? तो पी साइड से एन साइड के ओर, डिप्लीशन रीजन के क्रॉस किधर से किधर जाता है करंट का डायरेक्शन? पी साइड से एन साइड। थोड़ी लंबी सांस लेनी, एक नया टर्म और सीख गए। अब याद करो, हमने आपसे कहा सेमीकंडक्टर की एक बेसिक प्रॉपर्टी, रूम टेम्परेचर पे भी बॉन्ड के टूटने से इलेक्ट्रॉन और होल्स के पेयर जनरेट होते हैं। ऐसा क्या आपको बताया ना शुरू में? इसीलिए मैंने क्या कहा कि 0 केल्विन पे तो प्योर सेमीकंडक्टर होगा, तो परफेक्ट इंसुलेटर जैसा बिहेव करेगा, लेकिन रूम टेम्परेचर पे कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, कुछ होल्स मिलेंगे, दोनों के नंबर बराबर होंगे और हमें करंट मिलेगा। यदि वो कंडक्ट करना चाहे तो कंडक्ट कर सकता है रूम टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर करंट। बताइए मुझे, यहां पर डिप्लीशन रीजन के बीच, डिप्लीशन रीजन के बीच यहां एक एटम कोवेलेंट बॉन्ड टूटने से एक इलेक्ट्रॉन और होल्स का पेयर जनरेट हुआ, इलेक्ट्रॉन और होल्स का पेयर जनरेट हुआ, इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर जनरेटेड। इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर यदि जनरेट हुआ तो अब सोचो और सोच के बताओ, क्या ये इलेक्ट्रॉन यहीं बैठा रहना पसंद करेगा? किधर जाना पसंद करेगा? डिफ्यूजन रीजन में जो बना है इलेक्ट्रॉन होल का पेयर, नेगेटिव की तरफ या पॉजिटिव की तरफ? अरे सोच लो यार, इलेक्ट्रॉन कहां जाना चाहेगा? पॉजिटिव की तरफ। तो मतलब इलेक्ट्रॉन यदि भागते दौड़ते एन के साइड में आ रहा होगा तो उसके कारण करंट का डायरेक्शन किधर लोगे? पी की तरफ। तो इस इलेक्ट्रॉन के इधर जाने से करंट का डायरेक्शन इधर बन गया, और इस करंट के लिए कौन सा नाम यूज करने वाले हो? आई। ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ है ना, है कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन गया राइट साइड, इलेक्ट्रॉन गया राइट साइड, इलेक्ट्रॉन के राइट साइड जाने पे उसके कारण जो करंट बनेगा, उस करंट का डायरेक्शन किधर देखेंगे? उस करंट का डायरेक्शन देखेंगे लेफ्ट साइड, और उस करंट के लिए नाम रखेंगे आई ड्रिफ्ट। अरे सर ये ड्रिफ्ट वर्ड तो मैंने गुड कंडक्टर में पढ़ा है। हाँ हाँ सही याद आया, गुड कंडक्टर में जब करंट होता था तो वहां करंट किससे मिलता था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहाँ था? इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है डिप्लीशन रीजन में, वहां के बाउंड टूटने पर जो इलेक्ट्रॉन होल्स के पेयर जनरेट होंगे वो अपने आप ड्रिफ्ट करेंगे, और ड्रिफ्ट करने से जो करंट आएगा उसका डायरेक्शन किधर से किधर? एम से पी, एम से पी। तो अब मुझे बताओ कि आपसे यदि कहा जाए
जंक्शन के क्रॉस नेट करंट, तो नेट करंट क्या हो जाएगा, आई डिफ्यूजन माइनस आई ड्रिफ्ट, और ये हो जाता है कि जब हम बात करते हैं तो ये पीएन जंक्शन, इनकी जो सिचुएशन है एज इट इज मेंटेन मिलेगा, एज इट इज मेंटेन मिलेगा हमें, नेट करंट अभी जीरो। और नेट करंट जीरो के पीछे का कारण क्या हुआ कि जो आप देख रहे थे डिफ्यूजन करंट और जो देख रहे हैं ड्रिफ्ट करंट, दोनों के वैल्यूज लगभग एक जैसे। तो नेट करंट जो हमें किसके क्रॉस, डिफ्यूजन रीजन के क्रॉस मिलेगा, उसका वैल्यू क्या कहेंगे, जीरो। क्या ये डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट का आइडिया समझ में आया? सोच करके बताइए, ड्रिफ्ट करंट कहां पर जनरेट होता है, ड्रिफ्ट करंट कहां जनरेट हो रहा है, डिप्लीशन रीजन में फ्री इलेक्ट्रॉन होल के पेयर बनने पर। और डिफ्यूजन करंट कहां से कहां जाने से जनरेट हुआ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हायर कंसंट्रेशन मतलब एन साइड से जब बाउंड्री को पार करता है, डिफ्यूज होता है, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, तो उससे जो करंट बना वो डिफ्यूजन। क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन एन से पी आया तो करंट का डायरेक्शन इससे, जो ड्रिफ्ट हुआ वो ड्रिफ्ट होकर के जो इलेक्ट्रॉन था वो किधर गया, वो जो डिप्लीशन रीजन में प्लस जिधर है उधर, मतलब एन की तरफ, एन की तरफ गया, तो उस करंट का डायरेक्शन किधर होगा, एन से पी। तो जो डिफ्यूजन करंट बन रहा है और ड्रिफ्ट करंट बन रहा है, दोनों का वैल्यू अपोजिट है और ऑलमोस्ट सेम होते हैं, एक्सपेरिमेंट से भी देखा गया है, और इनके जो वैल्यूज मिल रहे हैं वो जीरो। तो अभी कोई करंट नहीं है, घटनाएं तो हो रही हैं। जैसे आप किसी मेटेलिक प्लेट के बारे में सोचो, रॉड के बारे में सोचो, जब बैटरी नहीं लगा होता है तो इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट तो वहां भी है, लेकिन क्या वहां कोई करंट है, हम कहते हैं करंट जीरो। क्योंकि किसी भी फ्यूजन एरिया से जितने इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट जाता होगा उतने ही राइट से लेफ्ट, और नेट वैल्यू हम ये मान के चलते हैं कि फ्री यदि कोई कंडक्टर है तो उसमें कोई करंट नहीं, नेट जीरो। जब ड्रिफ्ट हो रहा होता है वहां तो करंट बनता है। यहां पर ड्रिफ्ट को कौन कंपनसेट कर दे रहा है, डिफ्यूजन, जिसके कारण नेट वैल्यू क्या हो जा रहा है, जीरो। अब यहां एक टर्म होगा बाइसी, मींस बैटरी से कनेक्ट करना इस पीएन जंक्शन को, इससे अभी क्या कहेंगे, इसके लिए टर्म यूज करेंगे अनबायस्ड पीएन जंक्शन। तो हेडिंग जो है इनमें एक टर्म ऐड कर दो, अनबायस्ड पीएन जंक्शन। अनबायस्ड, अनबायस्ड का मतलब विदाउट बैटरी, अनबायस्ड मींस विदाउट बैटरी, मतलब कोई बैटरी आपने नहीं यूज किया है, इसे कहते हैं अनबायस्ड पीएन जंक्शन। उसे आपने एनालाइज कर लिया, यहां दो तरह के करंट थे, लेकिन नेट वैल्यू जो डिप्लीशन रीजन के क्रॉस हमें मिलेगा वो जीरो होगा। आगे इसे हटाओ, डायग्राम समझ में आ गया, दोनों करंट को आप समझ चुके। अनबायस्ड पीएन जंक्शन, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट जो है ये देखिए फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन, फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन के बारे में सोचिए, ये पी साइड, ये एन साइड, यहां पर आपने क्या किया, बैटरी अटैच कर दिया। बैटरी अटैच करने पर क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप ऐसे बन जाएगा, और चूंकि आपने देखा था कि डिप्लीशन रीजन था, डिप्लीशन रीजन में एक और इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद था, डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर मौजूद था, इधर से इधर। अब डिप्लीशन रीजन में जब इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद आप देख रहे थे तो क्या हुआ, ध्यान से देखिए, ये पी साइड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये यहां पर, ये जो डिप्लीशन रीजन था, इस डिप्लीशन रीजन के बारे में सोचते हैं, इस डिप्लीशन रीजन के बारे में सोचते हैं, यहां जो होल्स थे और यहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, यहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे। तो आप इसे ऐसे ध्यान रखें,
फॉरवर्ड बायस करने पर पी साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, पी साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। और ये क्या करेगा, ये प्लस, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल इस होल्स को रिपेल कर रहा है, ऐसे इमेजिन करो, और ये नेगेटिव टर्मिनल इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, ये इमेजिन करो। और ऐसा होने पर जो बीच का डिप्लीशन रीजन है उसके बारे में सोचते हैं। विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन डिक्रीजेज। आप ध्यान दीजिएगा, विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन डिक्रीज हो गया। आप इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते थे तो क्या मिलता था, पोटेंशियल डिफरेंस। अब आपने क्या देखा, विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन डिक्रीजेस, तो डी जो डिक्रीज हो गया, तो डेल्टा भी के बारे में क्या कहेंगे, हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर डिक्रीजेस, हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर डिक्रीजेस। ध्यान से सोचो, दो घटनाएं आपके पता चला। फॉरवर्ड बायस करने पे क्या हुआ, फॉरवर्ड बायस करने पे पहला इवेंट आपने देखा, विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन डिक्रीजेस, और दूसरा इवेंट यहां से सोचा क्या, कि हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर डिक्रीजेस, हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर डिक्रीजेस। अच्छा ये बताओ, इलेक्ट्रॉन जो पोटेंशियल बैरियर को कूदकर दूसरी तरफ जाता था डिफ्यूज होने के लिए, उनके लिए मुश्किलें बढ़ गई या आसान हो गई यदि बैरियर की हाइट कम कर दी गई? आसान हो गई। तो बैरियर के हाइट के कम हो जाने के कारण तीसरा पॉइंट आपके दिमाग में आ जाएगा, तीसरा पॉइंट आ जाएगा, आई डिफ्यूजन इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज हो गया? अरे भाई जब हाइट कम होगा ना दीवार की, तो बाहर से लोगों के कूद के भीतर आना आसान हो जाएगा। तो ये जो डिफ्यूज होता था एन साइड से, जहां हायर कंसंट्रेशन है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, पी साइड में जाता था जहां कम कंसंट्रेशन था इलेक्ट्रॉनों का, फ्री इलेक्ट्रॉनों का, हो जाए, क्योंकि हाइट जो है पोटेंशियल बैरियर की वो डिक्रीज करने पर पोटेंशियल बैरियर को जंप करके नुकसान हो गया। इस तरह याद रखो। क्या ये 3 पॉइंट सेट हो गया? इन्हीं 3 पॉइंट पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है। फॉरवर्ड बायस किया, बताओ तो पोटेंशियल बैरियर के हाइट पे क्या असर पड़ा? हाइट क्या तो कम हो गया। बताओ तो डिफ्यूजन करंट पे क्या असर पड़ा? बढ़ गया। अच्छा ये बताओ, डिप्लीशन रीजन का विड्थ कम हो गया, तो जिस जगह पर बॉन्ड टूटने पे ड्रिफ्ट करता था इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर, क्या उनके नंबर सब उतने ही रहेंगे या कम हो गए? कम हो जाएंगे। तो चौथा पॉइंट क्या आपको दिख गया, आई ड्रिफ्ट डिक्रीजेस, आई ड्रिफ्ट डिक्रीजेस। अच्छा ड्रिफ्ट वाला क्यों डिक्रीज हुआ बताना एक बार। भाई डिप्लीशन रीजन इतना बड़ा था और उसमें बाउंड टूटते थे और करंट, ड्रिफ्ट करने पे करंट मिलता था। अब यदि डिप्लीशन रीजन छोटा हो गया तो वहां के जो बाउंड टूटेंगे उनकी प्रोबेबिलिटी तो कम है ना, उनके नंबर्स जो है अब तो कम हो गए ना। तो ड्रिफ्ट करने वाले यदि मॉलिक्यूल वो जो टूटकर बाउंड टूट कर देते थे इलेक्ट्रॉन होल, वो मॉलिक्यूलों के नंबर कम हो गए, तो ऑब्वियस है ड्रिफ्ट करने वाले इलेक्ट्रॉन होल्स के नंबर कम हो गए। तो डिप्लीशन रीजन के डिक्रीज होते ही ड्रिफ्ट करंट क्या हो गया, डिक्रीज। चारों पॉइंट एक साथ जुड़े हुए कि जैसे ही फॉरवर्ड बायस करेंगे, फॉरवर्ड बायस करते ही क्या क्या दिखेगा, फॉरवर्ड बायस करते ही पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कम हो गई, बैरियर का कम हो गया, ऐसे याद रखते हैं सर। पोटेंशियल डिफरेंस को हाइट की तरह क्यों देख रहे हो भाई? वाई एक्सिस पे रखता हूं ना, तो बचपन से आदत है वाई एक्सिस बोलकर बैरियर को समझाना आसान है। डे टू डे लाइफ में हाइट से ही बैरियर
पे लिटा के नहीं। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं, इस पोटेंशियल डिफरेंस के लिए टर्म हम यूज कर रहे हैं बैरियर। तो बैरियर को हाइट से सोचना आसान होता है। तो जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस कम हुआ तो हम हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर डिक्रीजेस कर देंगे और उसके कारण डिफ्यूज होना आसान हो गया, तो डिफ्यूजन करंट इंक्रीजेस और उसके बाद ड्रिफ्ट करंट डिक्रीजेस, क्योंकि वो एरिया जहां पे बाउंड टूटता और फ्री इलेक्ट्रॉन होल का पेयर जनरेट होता वो ड्रिफ्ट होता, और ड्रिफ्ट तभी होता जब इलेक्ट्रिक फील्ड वहां होता, और इलेक्ट्रिक फील्ड केवल डिप्लीशन रीजन में है। तो उसका यदि विड्थ कम हो गया तो ड्रिफ्ट करंट डिक्रीज हो गया। क्या ये पॉइंट क्लियर है? यहां तक कोई कंफ्यूजन? सेट हो गया? अब देखिए, यदि हम ये फॉरवर्ड बायस करते हैं, फॉरवर्ड बायस के लिए क्या ध्यान रखेंगे? पी साइड connected with P side connected with positive terminal of cell. Positive terminal of cell. P side connected with positive terminal of cell. फॉरवर्ड बायस का ये मतलब है। अच्छा, एक पॉइंट और यार, ये 4 से मजा नहीं आ रहा है, एक 5वां भी बना लेते हैं। अब मुझे ये बताओ, आई नेट क्या हो जाएगा? आई नेट अब हो जाएगा आई माइनस आई ड्रिफ्ट, और ये तो नॉन जीरो तो है ही, और डायरेक्शन किधर से किधर हो जाएगा? फ्रॉम कहां से कहां? फ्रॉम पी साइड से P2 n साइड, P2 n साइड, फ्रॉम P2 n साइड। तो 5वां पॉइंट भी एक डाल दिया हमने कि नेट करंट अब जीरो नहीं होगा। कैसा होगा? P2n। ये ध्यान रखिए। अब एक और सर, ये तो हम मुझे बताओ, क्या बार बार कितना बड़ा बनाने का सोच सकते हो? हमें यदि 100 बार बनाना है, यदि 100 बार बनाना है तो हम ये नहीं सोच सकते कि बार बार बनाए। तो इनके लिए एक सिंबल, एक टेक्निक, एक सिंबल बना लेते हैं। ये सारी कहानी समेट कर ये आते हैं एक एरो वाले फॉर्मेट में। ये सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन, ये सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन, ये सिंबल बना लिया एरो। अब एरो में करंट किधर से किधर बैटरी जोड़ने पे जाते दिखा, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये पी साइड, ये एरो है ना, लाइक एरो which shows direction of current। और ये डायरेक्शन किधर किधर था? ये हो गया इसके लिए बी साइड, और ये सोच लेंगे मन ही मन एन साइड। ये मन ही मन सोचेंगे, ये मत सोचिएगा कि ऊपर में बार बार लिखूंगा। एरो का डायरेक्शन है ना, तो सोच लेंगे एक तरफ ये पी और ये करंट किधर किधर हुआ है अभी, पी से एन। तो एरो का जो डायरेक्शन दिखा रहा होगा तो तुरंत समझ जाओ कि पी साइड, वो एरो जिधर से करंट आते दिख रहा है, जिधर जाएगा वो एन से। तो ये हो गया एक सिंबल, और इस सिंबल से हमने ये तय कर लिया कि पीएन जंक्शन का ये डायग्राम बार बार अब नहीं बनाएंगे। सर क्या बस ये आखिरी बार बना रहे हो? अरे मैं ऐसा नहीं कह रहा, एक बार और बनाऊं। अभी फिलहाल ये आगे अपना ये रहने वाला है सिंबल, ये सिंबल ही आगे यूज करेंगे पीएन जंक्शन की, टाइम बचाने के लिए या आलस के लिए, या यही ट्रेडिशन है, यही परंपरा है। अब एक बार और यदि मैं बनाना चाहता हूं तो मेरे मन में क्या विचार आ रहा होगा? तो आपके मन में आ रहा हो, आपके मन में क्या विचार आ रहा होगा कि ये जो था बैटरी, इसके टर्मिनल को भरोगे। अच्छा, तो उनके लिए आएगा रिवर्स बायस
पीएन जंक्शन। चलो रिवर्स बायस पीएन जंक्शन। रिवर्स बायस का मतलब हो जाएगा पी साइड कनेक्टेड विथ नेगेटिव टर्मिनल। सर हाँ सर कुछ भी क्लियर नहीं आ रहा है, आपकी वीडियो भी छोटी आ रही है। वीडियो को अच्छा क्लियर दिख नहीं रहा है, ये आप कह रहे हैं? मैं यस सर, ना सुनाई दे रहा है ना क्लियर दिख रहा है। हे राम, अब ना अब सर आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है। अच्छा ऐसा क्या? यस सर। नेटवर्क कुछ और चेंज करके देखता हूँ। अब चेक करिए तो एक बार। अब सही है सर। थैंक यू। अब ध्यान से सुनिए, ये पी साइड जो है ये हमने निगेटिव से कनेक्ट किया तो ये कहलाएगा रिवर्स बायस। ये देखिए आप अब क्या करते हैं, ये बाउंड्री इधर कह देते हैं पी साइड, इधर कह देते हैं एन साइड। और अब ध्यान से देखना, हमने यहां देखा ये माइनस, ये प्लस, और ये डिप्लीशन रीजन, और साथ में ये बैटरी। मुझे बताइए यहां डिप्लीशन रीजन के बारे में क्या देख रहे हैं? तो ध्यान से सुनिए, होल्स जो भी थे ना उनको बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल क्या कहता है? भाई मेरी तरफ आ जाओ। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं ना इनसाइड में, उन्हें क्या कहता है? तो वो किससे कनेक्टेड है? देखो जरा, वो कनेक्टेड है बैटरी के पॉजिटिव साइड से। तो उन्हें कहता है ये तो चेंज करिए थोड़ा सा, यहाँ निगेटिव, और ये रिवर्स बायस कर रहे हैं आप। अब ये पॉजिटिव निगेटिव साइड वाला जो टर्मिनल है, ये होल्स पी साइड के होल को अपनी तरफ बुला रहा है, और ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है सेल का, वो एन साइड के फ्री इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बुला रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा डिप्लीशन रीजन का वेट? ये जो डी देख रहे हैं, विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन, हाँ विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इंक्रीजेस। अब देखिए विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इंक्रीजेस से क्या हो जाएगा, ये E इंटू डी जो था ये देता था डेल्टा V, जिसे कहते थे पोटेंशियल बैरियर हाइट। तो हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर इंक्रीजेस। और तीसरा पॉइंट याद आ गया, I डिफ्यूजन डिक्रीजेस। अब I डिफ्यूजन क्या हो गया? वो डिक्रीज हो गया। इसके बाद और क्या देख रहे हैं? और क्या देख रहे हैं? I डिफ्यूजन डिक्रीजेस। I ड्रिफ्ट का क्या हो जाएगा? I ड्रिफ्ट इंक्रीजेस। तो I नेट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? I नेट हो जाएगा I ड्रिफ्ट माइनस I डिफ्यूजन। और ये किस तरफ होगा? फ्रॉम N टू P। ये फ्रॉम N टू P, ये N साइड से P साइड जाने वाला करंट अभी आया। तो हम लोग तीन इनके सिचुएशन देख रहे हैं।
एक कौन सा था जब बैटरी नहीं थी, आई ड्रिफ्ट आई डिफ्यूजन बराबर आई नेट 0। दूसरा कंडीशन क्या था, फॉरवर्ड बायस, पी साइड पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। पी साइड पॉजिटिव टर्मिनल से जब जुड़ा हुआ है उस समय हमने क्या देखा, डिप्लीशन रीजन का विड्थ क्या हो गया, डिक्रीज। उसके बाद आई डिफ्यूजन, चूंकि पोटेंशियल बैरियर फिर हो गया डिक्रीज। फिर क्या हो गया, डिफ्यूज होना आसान, आई डिफ्यूजन इंक्रीज, आई ड्रिफ्ट डिक्रीज। नेट करंट का डायरेक्शन हो गया P2। और जब हम बात कर रहे हैं रिवर्स बायस, रिवर्स बायस में क्या है, पी साइड को आप जोड़ रहे हैं निगेटिव टर्मिनल से और एन साइड जुड़ा हुआ है पॉजिटिव टर्मिनल से। और उसके बाद फिर क्या क्या घटनाएं देख रहे हैं आप कि विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इंक्रीज, क्योंकि आप देख रहे थे होल्स को बुला लिया निगेटिव ने और निगेटिव जो था एन साइड को उसको बुला लिया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में, विड्थ इंक्रीज। और विड्थ इंक्रीज होने को याद रखेंगे तो E इंटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, ये जो देख रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, तो वो क्या हो गया, वो हो गया ज्यादा, पोटेंशियल बैरियर की हाइट इंक्रीज हो गई और हाइट इंक्रीज हो गई तो डिफ्यूज जंप लेना, डिफ्यूज करना मुश्किल हो गया, हाई डिफ्यूजन डिक्रीज। क्योंकि वो रीजन, जिस रीजन में बाउंड टूटने पे इलेक्ट्रॉन होल ड्रिफ्ट करते वो बढ़ गया, इसके कारण ड्रिफ्ट करंट बढ़ गई और नेट करंट आई ड्रिफ्ट माइनस आई डिफ्यूजन एनपी। ये तीन आपने बाइसिंग यूज किया, बना ले इनका डायग्राम। और ये पॉइंट याद रखें, इसी पॉइंट पे नंबर मिल जाता है। ऑब्जेक्टिव दे देगा मल्टीपल करेक्ट चाहिए तो इन्हीं से मैं बना लूंगा, सिंगल करेक्ट चाहिए इन्हीं से बना लूंगा। 5 तरह के क्वेश्चन, 5 हमने 22 के लिए बना लिया, फॉरवर्ड के लिए 5 अनबायस्ड के लिए बना लिया या रिवर्स बायस्ड के लिए, फिर अनबायस्ड के लिए। ऐसे बहुत से क्वेश्चन बनते दिखने लगे ना, उन्हीं से क्वेश्चन बनता, उन्हीं पे नंबर मिलता है। यदि आपके दिमाग में ये कहानी सेट हो जाए तो क्वेश्चन मतलब फ्री के नंबर है। लेकिन होता क्या है कि आपको मैं कह दूं भाई एनसीईआरटी पढ़ लेना, तो मुझे खुद को बड़ा नींद आता है, आपके भी आएंगे, आप पढ़ते पढ़ते सो गए, पता चला फिर से उठे फिर वहीं से पढ़ना शुरू किया। तो उससे अच्छा है कहानी सुन लो और उसके बाद पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा कि हाँ यार ठीक है अब कहानी से, उसमें कोई ज्यादा परेशानी नहीं। अब इस जगह एक आता है पॉइंट कि जो बैटरी है ना, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस बदल सकते हो, उसका क्या इफेक्ट आएगा करंट। तब आपके मन में विचार आएगा कि सर ओहो आप आई और वी के बारे में बात करना चाहते हो, तो ये फिगर जो है या इस कंसेप्ट के लिए हमने कहा आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व फॉर पीएन जंक्शन। आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व फॉर पीएन जंक्शन, ऊपर में लिखा है आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व फॉर पीएन जंक्शन। अब मुझे ये बताइए कि यदि आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व को हम पीएन जंक्शन के लिए देख रहे हैं तो आप यहां पर आएंगे, जब V को पॉजिटिव सोच रहे हो तो फॉरवर्ड बायस में आप काम कर रहे हो और ये जैसे जैसे बढ़ाओगे तो ये ऐसे बढ़ता दिखेगा। और यहां यदि आप आते हो रिवर्स बायस, तो रिवर्स बायस में करंट का डायरेक्शन बदल जाता है या नहीं, रिवर्स बायस में करंट जस्ट अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा तो उसका ऐसा बन रहा होता है, ऐसा बन रहा होता है। और ध्यान रखिएगा जब आई के बारे में हम बात कर रहे हैं यहां लिखते हैं इन मिली एम्पियर, जो फॉरवर्ड बायस्ड वाले करंट हमें मिलता है वो देखा गया है मिली एम्पियर में। और यहां पर जो करंट देख रहे हैं रिवर्स बायस्ड वाला वो लिख रहे होते हैं इन माइक्रो एम्पियर। माइक्रो मतलब आप समझ रहे हो ना 10⁻⁻⁶। तो माइक्रो एम्पियर तो मतलब बहुत छोटा, बहुत छोटा। अब यहां याद करो ये जो हम चुकी देख रहे हैं, ये देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इस फॉर
ohmic device IV graph must be a straight line। याद आया? लेकिन यहां पर तो ये कर्व दिख रहा है, तो आप क्या कहते हो? hence P junction is non-ohmic device। PN junction is non-ohmic device। PN junction is non-ohmic device। नॉन ओहमिक क्यों कह दिया? ये समझ में आ गया? क्योंकि वो फॉलो नहीं कर रहा। अब यहां पर एक टर्म आएगा, इस जगह एक टर्म आएगा डायनामिक रेजिस्टेंस। अब ये डायनामिक वॉइस क्यों आ रहा है, रिकॉल करो। तो यहां यदि हम बात करते हैं R इक्वल टू क्या लिखते थे? V बाई आई। V बाई आई लिखा करते थे ना जब ओम्स लॉ होता था, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां क्या है? बदल रहा है। तो किसी पॉइंट पर डायनामिक रेजिस्टेंस एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट डायनामिक रेजिस्टेंस लिख देंगे डेल्टा V बाई डेल्टा आई। अब इसे कह देंगे 1 बाई स्लोप। चेक करो, स्लोप बदल रहा है तो डायनेमिक रेजिस्टेंस, क्योंकि अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग स्लोप होने से रेजिस्टेंस भी अलग अलग होगा। और आगे बढ़ने पर स्लोप लगभग क्या दिख रहा है? इनफाइनाइट। तो रेजिस्टेंस क्या दिखने लगेगा? यहां पर आप चेक करो तो स्लोप क्या दिख रहा है? स्लोप टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो डायनामिक रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस टेंड्स टू 0। तो जब फॉरवर्ड बायस्ड में हम होते हैं तो रेजिस्टेंस जो पीएन जंक्शन का आता है वो 0। फॉरवर्ड बायस्ड में हम जब आ जाते हैं तो वोल्टेज बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? 0। जबकि रिवर्स बायस्ड में आने पर स्लोप क्या दिख रहा है? 0। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। इसका मतलब ये है कि पीएन जंक्शन का सोच है कि फॉरवर्ड करंट को जाने दूंगा, 0 रेजिस्टेंस, कोई रेजिस्टेंस नहीं, और रिवर्स करंट आएगा तो एकदम नहीं जाने दूंगा। इस तरह का जो भी डिवाइस होता है जो अपने थ्रू केवल एक डायरेक्शन में करंट जाने दे, उसे आप डायोड कहते हैं। डायोड उसे कहा जाता है जो अपने थ्रू केवल एक डायरेक्शन में करंट जाने दे। तो अब पीएन जंक्शन का नया नाम ले रहा हूं, पीएन जंक्शन डायोड। क्यों डायोड नाम रख दिया बताओ? क्योंकि ये इसकी क्या टेंडेंसी है? फॉरवर्ड बायस्ड में 0 रेजिस्टेंस, मतलब कोई मना नहीं, जाओ जाओ जितना करंट जाना है। और रिवर्स बायस्ड करते ही ना ना ये रास्ता बंद है, इधर से नहीं जाना है। तो क्या आपके कंडक्टर जो पहले से था आपके पास, क्या उसमें ये टेंडेंसी है? उसमें ये टेंडेंसी नहीं है। लेफ्ट से राइट करंट ले जाओ, राइट से लेफ्ट ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये एक नया डिवाइस बन गया जिसका नाम हो गया डायोड। क्योंकि डायोड का क्या मतलब होता है? ऐसा डिवाइस जो अपने थ्रू एक ही डायरेक्शन में करंट जाने दे। तो अब आप मुझे ये बड़े आराम से बता सकते हैं कि डायोड के लिए ये सिंबल कैसे यूज हो रहा है। सिंबल फॉर पीएन जंक्शन डायोड, सिंबल फॉर पीएन जंक्शन डायोड। जंक्शन डायोड मतलब ये एक डायरेक्शन में करंट जाने देगा और दूसरे डायरेक्शन में करंट जाने से मना कर देगा। फॉरवर्ड बायस्ड यदि है तो करंट जाने देगा, रिवर्स बायस्ड यदि है तो करंट नहीं जाने देगा। सर माइक्रो एम्पियर में तो दिखा रहा है माइक्रो निग्लेजिबल। तो आप क्या कहते हैं? रिवर्स बायस्ड में कोई करंट नहीं जाने दे रहा है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहा है। रेजिस्टेंस तो इनफाइनाइट अप्लाई करेगा, भले ही माइक्रो एम्पियर में करंट है, लेकिन रेजिस्टेंस क्या है? इनफाइनाइट। तो आप यहां समझ गए कि पीएन जंक्शन जो है नॉन ओहमिक एलिमेंट। तो सेमीकंडक्टर के लिए जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी डिवाइस बना रहे हैं, सारे नॉन ओहमिक हो गए।
और आजकल डे टू डे लाइफ में सबसे ज्यादा नॉन ओहमिक डिवाइस ही यूज हो रहे हैं। कारण सोचो ना, मोबाइल, सारे चिप, यही पीएन जंक्शन, उन्हीं के भी यही बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं सबके, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, नॉन ओहमिक। तो नॉन ओहमिक ही होगा, और ये कर्व बता भी रहा है आपको। और यहाँ डायनेमिक रेजिस्टेंस वर्ड क्यों आया, ये आपके समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि अलग अलग पॉइंट पे स्लोप अलग अलग है, स्लोप अलग अलग है तो रेजिस्टेंस अलग अलग हो। फॉरवर्ड बायस एक खास वोल्टेज से आगे जाते हैं, और ध्यान दीजिए, एक खास वोल्टेज से यदि कम फॉरवर्ड बायस है तो सोचो ना, डिप्लीशन रीजन में भी तो एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और डिप्लीशन रीजन के पोटेंशियल डिफरेंस से कम पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे तो करंट कहां से जाएगी। तो आप देख रहे हैं एक खास वोल्टेज से कम वोल्टेज अप्लाई करने पर करंट नहीं फ्लो कर रहा फॉरवर्ड बायस में। क्यों? क्योंकि डिप्लीशन रीजन के जो जो अपोज करने वाली ताकत है उसको आप ओवरकम कर लो, उतना पोटेंशियल डिफरेंस जब हो जाएगा तब तो फॉरवर्ड बायस का करंट हमें मिलना शुरू होगा। तो इसलिए यहां पर एक खास देख रहे हैं, जीरो से नहीं शुरू हो रहा है, कुछ आगे से शुरू हो रहा है। इसका वैल्यू के किसी एक के लिए सिलिकॉन और जर्मेनियम में किसी एक के लिए 0.3 वोल्ट, किसी के लिए 0.7 वोल्ट ऐसा होता है, जो मुझे भी बहुत ज्यादा याद नहीं रहता, इसके लिए एनसीईआरटी देखना पड़ेगा। तो फिलहाल ये कुछ थोड़ा सा आगे शुरू होने के पीछे का कारण, और इसका जो आपने एक पढ़ा है डीसी करंट, सिंपल करंट चैप्टर, उसमें यूज देखिए, आपसे कह रहा है कि यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक और रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर एक बैटरी लगा हुआ है। मुझे बताइए, ये है 10 वोल्ट, ये है 2 ओम, और ये है 5 ओम। करंट कितना निकल रहा होगा बैटरी से, I1 कितना होगा, I2 कितना होगा। इस एग्जांपल में ये सारी बातें आपसे पूछी गई है। करंट कौन सा जीरो होने वाला है ये बता दीजिए मुझे। यहां से करंट आएगा, दो रास्तों पे चला गया, I2 I1, तो बताइए मुझे, बताइए मुझे, क्या ये जाने देगा करंट को। डायोड 2, डायोड 2 क्या जाने देगा, ये डायोड 1 क्या जाने देगा, ऊपर वाला 2 कह देता हूं, क्या डायोड 1 जाने देगा, नहीं जाने देगा, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो I1 सॉल्व करते वक्त क्या कह देंगे, I1 हो गया जीरो, ये रिवर्स बायस होने के कारण। और ऊपर वाला चेक करो, I2 की कहानी क्या है, हाँ ये फॉरवर्ड जा रहा है, एरो के डायरेक्शन में जा रहा है, जाने देगा। तो ये 1 I2 क्या हो जाएगा, I2 वो I2 I के बराबर हो जाएगा। I किसके बराबर, V/R, V कौन सा है 10, R कौन सा, दैट इज 2, ये हो गया 5 एम्पियर। सर आपने यहाँ रेजिस्टेंस यहाँ पर नहीं बताया, यहाँ रेजिस्टेंस क्या है, तो बताओ ना फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो। तो वो रेजिस्टेंस आप नहीं सोच रहे, कौन सा सोचा जाएगा, केवल ये सोचा जाएगा। तो क्या ये मुश्किल काम है, डायोड से जान पहचान हो गई आपको आपकी। तो डायोड होने से क्या फायदा हमें मिल गया कि करंट एक खास डायरेक्शन में बड़े आराम से जाते आप देख रहे हैं। फॉरवर्ड और रिवर्स ले जाना चाहेंगे तो डायोड मना कर देगा, भाई इधर से नहीं जाना है। एक एग्जांपल में आप पहले उसे नोट कर ले, और ये बताएं मुझे कि यहां एक डायोड आपके सामने है, ये इधर ग्राउंडेड है, और ये इधर हमने एक देखा वोल्टेज रखा गया है -8 वोल्ट। तो बताइए कि ये फॉरवर्ड बायस्ड है या रिवर्स बायस्ड है, ग्राउंडेड नहीं समझ में आ रहा, यहाँ 0 वोल्ट, ये फॉरवर्ड बायस्ड है या रिवर्स बायस्ड है, आपको बताना है। डायोड, ये जो पीएन जंक्शन डायोड है, ये फॉरवर्ड बायस्ड है या रिवर्स बायस्ड है, ये बताना है केवल। क्या है, एक डायोड के लेफ्ट साइड में 0 वोल्ट है, और डायोड के राइट साइड में वो एन साइड की तरफ -8 वोल्ट है। ये रिवर्स बायस या फॉरवर्ड बायस, तो ध्यान से सोचिए, पी और एन तो पता है ना, डायरेक्शन के हिसाब से पहले पी और फिर से एन जाता है फॉरवर्ड बायस में। यहां बताओ पी साइड हायर पोटेंशियल पे है या लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल माने बैटरी की बड़ी डंडी, हायर पोटेंशियल पे पी होना फॉरवर्ड बायस। यदि मैं कह देता हूं यहाँ -10 वोल्ट तो क्या हो जाएगा, रिवर्स, क्योंकि पी की हो जाएगा -10 पे, जबकि एन हो जाएगा -8 पे। -8 बड़ा है -10 के रेस्पेक्ट में, माइनस नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल। तो -8 और -10 यदि होता तो ये हो जाता रिवर्स बायस, लेकिन यदि ये 0 वोल्ट है, उधर -8 वोल्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। तो क्या बायस चुनना समझ में, बायसिंग चुनना समझ में आ गया।
ये बाइसिंग चुनना यदि समझ में आ गया तो आपने अब देखो इस डायोड के क्या कर रहे हैं, हम टर्म यूज कर रहे हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर इट इज AC टू DC कन्वर्टर। रेक्टिफायर क्या है? रेक्टिफायर है AC टू DC कन्वर्टर। ये हो गया रेक्टिफायर। अब यहां देखो ध्यान से, ये अगला पॉइंट PN जंक्शन डायोड एज हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर, पीएन जंक्शन डायोड का यूज हम रेक्टिफायर की तरह कर रहे हैं। और आप उछल पड़ोगे कि सर क्या इसमें इतनी ताकत है ये रेक्टिफाई कर दे वेव को? ध्यान से देखिए, आपके पास इनपुट वोल्टेज कैसा दिख रहा है? क्या सिनुसॉइडल वोल्टेज दिख गया? देखिए, क्या आपको ये साइन कर्व दिख गया, सिनुसॉइडल वोल्ट? यदि ये साइन कर्व दिख गया तो दूसरी तरफ ये लोड रेजिस्टेंस कह दो, यहाँ यदि वोल्टेज दिखोगे, इनके बीच का वोल्टेज आउटपुट। तो जब जब करंट यहां से गुजरेगा, जब जब करंट गुजरेगा तो I इंटू RL क्या दे देगा? आउटपुट वोल्टेज इन दोनों पॉइंट के बीच का। और यदि आउटपुट वोल्टेज है तो जब करंट ऐसे आएगी तब तो मिलेगा। लेकिन यदि करंट ऐसे, यदि ये करंट जब ये पॉजिटिव हो और ये निगेटिव हो, जब ये निगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा तब क्या करंट जाएगा? तब करंट नहीं जाएगा, क्योंकि वो रिवर्स बायस्ड हो जाएगा। तो हम लोग आउटपुट का यदि ग्राफ बनाएंगे तो आउटपुट का ग्राफ कैसा मिलेगा? ये और कंटिन्यूअस, फिर ये, फिर खाली, फिर ये। मतलब ये रेक्टिफाई हो गया। मतलब ऊपर वाले जितने हैं वो तो आएंगे निकल के, लेकिन नीचे वाला जो करंट था वो अब यहाँ नहीं पहुंचा। उसके कारण पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उस केस में नीचे जो नेगेटिव वाला कंडीशन वाला था वहां ये गायब है, क्योंकि उतने देर करंट रहेगा ही नहीं। तो ये क्या कर रहा है? आधा वेव पूरे साइकिल में से आधे साइकिल को रेक्टिफाई कर देगा। इसका यदि टाइम पीरियड यहां से यहां तक है तो इसका भी टाइम पीरियड कहलाएगा आधा खाली मिला करके। क्यों? क्योंकि ये यहाँ आया फिर यहाँ, तब तो एक टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड यदि ये है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या कहलाएगा? सेम। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में रिपल फ्रीक्वेंसी वही होगा जो फुल वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी दिख रहा है। यहाँ खाली वाला भी काउंट करेंगे। और ये हाफ वेव को रेक्टिफाई क्यों किया? क्योंकि आधा और रेक्टिफाई होने के यहाँ कोई चांसेस नहीं था। इसमें अब क्या करेंगे? यदि 0 से t टाइम तक आप इंटीग्रेट करके IRMS निकाल रहे हैं तो 0 t के बदले आप 0 से t/2 निकालेंगे प्लस 0। क्यों? क्योंकि वो जो टुकड़ा होगा वो तो वहां पर करंट है ही नहीं। इंटीग्रेट करके देख लीजिएगा IRMS क्या होता है। इसी तरह का इक्वेशन लिखकर वो 0 से t/2 तक I² को इंटीग्रेट करिएगा, नीचे t रखिएगा, I² आइएगा। t इसलिए क्योंकि टाइम पीरियड तो t है। ठीक है, तो IRMS निकल के आएगा। और यदि ये पॉइंट आपके आ गया तो यहां सोचो, ऐसे ही यदि मैं 2 डायोड यूज कर दूं तो 2 डायोड यूज कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? एक से आधे साइकिल से हमें मिल जाएगा करंट और कुछ दूसरे से आधे साइकिल से मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें एक ट्रांसफार्मर यूज करना पड़ेगा। ट्रांसफार्मर के बीच से कनेक्शन लेंगे, बीच से कनेक्शन लेंगे। जब देखो, जब यहाँ प्लस और यहाँ माइनस तो ऊपर वाला आधा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और ये रिवर्स बायस। और जब यहाँ प्लस और यहाँ माइनस तो ऊपर वाला रिवर्स बायस, नीचे वाला फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। इस केस में हमें करंट, यहाँ वोल्टेज मिल जाएगा आउटपुट इस दोनों पॉइंट के बीच में भी आउटपुट, और ये हमेशा मिलेगा हमें। और इधर से इधर आते ही करंट दिखेगा ऊपर वाले। इसे हम कह देते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें एक ट्रांसफार्मर यूज हुआ है, इनपुट दिया यहाँ पर, और ये 2 डायोड यूज हो गए। इनमें इनपुट वाला जो है आउटपुट वाला करंट देख लेते हैं। ये ऐसे बन जाएगा और देखिएगा टाइम पीरियड इसका हाफ हो जाएगा। इनपुट वाले के रेस्पेक्ट में टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। टाइम पीरियड यहाँ से यहाँ तक t, जबकि इसका टाइम पीरियड t'/2 हो जाएगा। t' हो जाएगा t/2, तो f' हो जाएगा ट्वाइस f। इधर फ्रीक्वेंसी f, उधर फ्रीक्वेंसी ट्वाइस f। फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड यूज किया, कुछ नहीं किया खास, 2 डायोड यूज किया। और हाफ वेव रेक्टिफायर में 1 डायोड।
आज का टॉपिक यहीं तक था। आपको एक पीडीएफ एक शेयर करूंगा और जो यहाँ पे है उनको मिल जाएगा कॉपी। उस क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, डायोड वाले, ये पीएन जंक्शन और रेक्टिफायर से ही क्वेश्चन उस पेज में है। केवल 25 क्वेश्चन है, उन्हें आराम से बना